गुड मॉर्निंग। आपको हम पढ़ा रहे थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में मैंने आपको पहले बताया था डाटम्स, और फिर बताया आप लोगों को डायनोफ्लाजेलेट, और आज तीसरा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का नाम है यूग्लिनाइड यानी यूग्लिना। बता दूं कि यूग्लिनाइड जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, यानी इनकी बॉडी में केवल एक सेल ही पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में यानी इनकी बॉडी में केवल एक सेल ही पाई जाती है। ये गीली मिट्टी में या फिर जल में उपस्थित होते हैं। ये प्रोटिस्टा जंतु और पौधों के बीज संयोजक कड़ी कंडक्टिव लिंक का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जीवों का विलक्षण समूह इसलिए है क्योंकि इनमें जंतुओं के लक्षण भी है और इनमें पौधों के लक्षण भी है। दोनों के लक्षण होने के कारण इन्हें जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि इनमें सलवार नहीं होती है, सलवार इनमें एब्सेंट होती है, सलवार नहीं पाई जाती है। तो फिर क्या पाया जाता है? अब आपको एक मैं चित्र से बताता हूं। सलवार नहीं होती, इसमें एक पतला सा लचीला आवरण होता है बाहर से, ये इसको पेलिकल कहते हैं, और ये पेलिकल अग्रभाग पर अंदर की तरफ ऐसे धंसी होती है। इस धंसे हुए भाग को इनवाजिनेशन कहते हैं, इनवाजिनेशन अंतर्वलन कहते हैं। ये धंसा हुआ भाग, यहीं से एक लंबा फ्लैजिला निकलता है इस तरह से, ये लंबा फ्लैजिला निकलता है, कसाव जिसको कहते हैं। ये इसी फ्लैजिला की सहायता से यूग्लिना तीव्र गति कर सकता है। इसी फ्लैजिला की सहायता से ये यूग्लिना तीव्र गति जल में ही कर सकता है, या मिट्टी में है तो वहां भी तीव्र गति से कर सकता है। इनवाजिनेशन के अंदर की तरफ जहां से फ्लैजिला निकलता है, इसको साइटोस्टोम कहते हैं, साइटोस्टोम, यानी इसको परिमुख कहते हैं। ये यूग्लिना का मुख्य ही होता है। बता दें कि यूग्लिना में जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं, ये कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है, यानी बाहर वाला भाग ये, इसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाला जो भाग होता है अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का, इसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, अंतःद्रव्य इसको कहते हैं। अंतःद्रव्य में ये केंद्रक होता है, न्यूक्लियस,
ये रचना है केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर एक छोटी सी रचना होती है, इसको केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। और युगलिना में जहां से फ्लाजेला निकल रहा है, इसको बेसल बॉडी कहते हैं, आधार का इसको कहते हैं। बेसल बॉडी के समीप यहाँ पर ये प्रकाश संवेदी अंग होता है, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है, प्रकाश संवेदी अंग, इसको आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट इसको नेत्र बिंदु कहते हैं। एंडोप्लाज्म में प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ पिगमेंट होते हैं, ये कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, ये सब। ये पिगमेंट क्रोमैटोफोर है, एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, जिसके आधार पर युगलिना प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्म, इसके एंडोप्लाज्म में कुछ गोलाकार से ये सब रचनाएं होती हैं, इस तरह से ये सब, ये स्टार्च की बनी होती हैं, इनको पैरामाइलॉन बॉडी कहते हैं, पैरामाइलॉन बॉडी इसको कहते हैं। युगलिना में अलैंगिक जन्म यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लॉन्गिट्यूडिनल प्रजनन के द्वारा, अनुलंब विभाजन के द्वारा इसमें अलैंगिक जन्म पाया जाता है। बता दें कि युगलिना में एक रचना और होती है, इसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको कहते हैं। संकुचनशील धानी इसको कहते हैं। संकुचनशील धानी का कार्य है कि अंदर जो अनावश्यक जल होता है, उस अनावश्यक जल को ये बाहर निकालती है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का संकुचनशील धानी का ये कार्य परासरण नियंत्रण कहलाता है, आस्मो रेगुलेशन इसको कहते हैं। यानी अंदर के अतिरिक्त जल को जो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर निकालती है, इस घटना को आस्मो रेगुलेशन कहते हैं, परासरण नियंत्रण कहते हैं। तो ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ। युगलिनाइड ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा होते हैं, यानी बॉडी में एक सेल होती है, और ये जल में और गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जीवों का विलक्षण समूह है, क्योंकि विलक्षण समूह इसलिए है क्योंकि इनमें जंतु और पौधों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए युगलिना को जंतु और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। जंतु और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी इसको कहते हैं, क्योंकि अंधकार में इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं, जो ये क्रोमैटोफोर हैं, ये गायब हो जाते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी करता है, और प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन के रूप में जो रचना स्टार्च बनती है, उसको पैरामाइलॉन बॉडी कहा जाता है। बता दें कि इसमें सलवार नहीं होती, यानी सलवार इसमें एब्सेंट होती है, और सलवार एब्सेंट होती है तो एक पतली झिल्ली का लचीला ये आवरण होता है। ये इस लचीले आवरण को पेलिकल कहा जाता है, यानी पेलिकल इस शरीर के चारों तरफ में पाया जाता है। ये पेलिकल अग्रभाग पर अंदर की तरफ ये धंसी होती है, ऐसे जो अंदर की तरफ धंसी होती है, इसको इनवाइजिनेशन कहते हैं, और इनवाइजिनेशन का मतलब होता है अंतर्वलन। तो ये अंतर्वलन अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। इस इनवाइजिनेशन से एक लंबा सा एक फ्लैजिला निकलता है। फ्लैजिला, ये जो
लाजला प्रसाद निकलता है, इसकी सहायता से युगलिना तीव्र गति कर सकता है। ये तीव्र गति करता है और जिस स्थान से ये लाजला निकलता है उस स्थान को बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी के समीप में एक फोटो सेंसिटिव अंग यानी प्रकाश संवेदी अंग होता है जिसको आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट के कारण युगलिना को प्रकाश का ज्ञान होता है, यानी ये प्रकाश की ओर चलता है, क्योंकि प्रकाश का पता इसको आई स्पॉट से पता चलता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य केंद्रक की जो बाहर भरा होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है। एक भाग है बाहर की तरफ का तरल जिसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, बाह्य द्रव्य कहते हैं, और अंदर की तरफ का जो गाढ़ा तरल होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके एंडोप्लाज्म में एक बड़ा केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार रचना होती है और इस रचना को न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसको केंद्रिका कहते हैं। एंडोप्लाज्म में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये सब ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमैटोफोर कहलाते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। और स्टार्च की बनी ये गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिसको पैरामाइलम बॉडी कहते हैं, और ये स्टार्च प्रकाश संश्लेषण के कारण बनता है। बता दो कि युगलिना में एक रचना और होती है जिसको कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, संकुचनशील धानी कहते हैं। संकुचनशील धानी के कारण युगलिना के अंदर का अतिरिक्त जो जल है उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल द्वारा अनावश्यक जल को बाहर निकालने की क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, यानी परासरण नियंत्रण इसको कहा जाता है। युगलिना में अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन लॉन्गिट्यूडिनल अनुलंब ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन के द्वारा अनुलंब विभाजन के द्वारा इसमें से अलैंगिक जनन होता है, यानी बड़ा बड़ा युगलिना दो भागों में विभाजित हो जाता है जिससे एक से दो जंतु बन जाते हैं। तो ये हमने बात किया। तीसरे टाइप का जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा था युगलिना। मैंने आपको प्रोटिस्टा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, दूसरा था स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा। अब हमको पढ़ना है स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा, इसी को कहते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर। कंज्यूमर डिकम्पोजर यानी उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड का मतलब होता है अपंग, फफूंदी। अपंग फफूंदी स्लाइम मोल्ड को कहते हैं। और सुनिए, इस प्रोटिस्टा में क्लोरोफिल नहीं होता और क्लोरोफिल ना होने के कारण, क्लोरोप्लास्ट ना होने के कारण ये प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होता जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर सके। इसको वैज्ञानिक एलेक्टोपोलस ने 1962 में एक अलग सब डिवीजन में रखा, एक अलग
सब डिवीजन एक अलग विभाग में रखा जिसको मैक्सोमाइकोटिना कहते हैं। मैक्सोमाइकोटिना वर्गीकरण का एक पद है, सब डिवीजन। तो अलेक्टोपोलस ने 1962 में स्लाइम मोल्ड को एक अलग सब डिवीजन मैक्सोमाइकोटिना में इसको रखा। बता दो कि स्लाइम मोल्ड बैक्टीरिया और फंजाई के स्पोर का विघटन करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, जो उनके बीजाणु होते हैं, स्पोर्स का विघटन करते हैं स्लाइम मोल्ड, और विघटन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का ये उपयोग करते हैं। क्योंकि ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो ये कंज्यूमर हो गए, और स्पोर्स का विघटन करते हैं तो ये अपघटक हो गए, इसलिए इनको कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। बता दो स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी स्लाइम स्टेज जरूर आती है। स्लाइम स्टेज आती है, चिपचिपी अवस्था आती है जब ये चिपचिपाने लगता है। स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी स्लाइम स्टेज आती है, चिपचिपी अवस्था आती है, इसलिए इसको स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा कहते हैं। इसलिए इसको स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा कहा जाता है। और कंज्यूमर डिकम्पोजर इसलिए कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई के स्पोर का विघटन करते हैं, तो ये डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है विघटन से, उस ऊर्जा का वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं। अर्थात इनको कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा इनको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ दूसरा। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे प्रकार के प्रोटिस्टा, जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, यहां प्रोटो का मतलब हुआ फर्स्ट, जोआ माने जंतु, यानी प्रथम जंतु। प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ माने जोड़, जोड़ माने जंतु, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। बता दो कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा प्रायः फ्री लिवर होता है। फ्री लिवर मतलब ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन कुछ सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये स्वतंत्र जीवी होता है, स्वतंत्र जीवी। तो कुछ ये प्रोटिस्टा फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी होते हैं, और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मतलब ये परजीवी होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा: फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी, सैप्रोफाइट मृतोपजीवी, और पैरासाइटिक परजीवी। तीनों प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और वो देखिए 4 वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। पहले वर्ग में है जूफ्लाजिलेटा। जू माने जंतु, फ्लाजिलेटा
यानी आज से जन्म जिनमें फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, पसाब उपस्थित होते हैं, जू फ्लैजेला। और तीसरा अथवा सिलिएटा, सिलिएटा। तीसरा सार्कोडाइना। और चौथे का नाम है यूफ्लाजेलेटा, सीलिया, सार्कोडाइना। यूफ्लाजेलेटा की बात करते हैं, चौथे की भी बात करते हैं। यूफ्लाजेलेटा की बात करें, यूफ्लाजेलेटा ऐसे प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें दो फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजेलेटा मतलब फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, यूफ्लाजेलेटा। और इसका जो उदाहरण है यूफ्लाजेलेटा का, ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस और लीशमानिया डोनोवानी। अब देखिए तब देखिए यूफ्लाजेलेटा, इसके जो उदाहरण है यूफ्लाजेलेटा का, ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस। इससे अफ्रीकी निद्रा रोग होता है, अफ्रीकी निद्रा रोग। और जिसके शरीर में इसका संक्रमण हो जाता है वो व्यक्ति हमेशा सोता रहता है, उठता ही नहीं, जब देखे सोता ही रहता है, हमेशा सोता रहता है। उसको जगा दोगे तो फिर सो जाएगा, जगा दोगे फिर सो जाएगा। यानी अफ्रीकी स्लीपिंग डिजीज, अफ्रीकी निद्रा रोग कहलाता है ये ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस। और इसका जो संक्रमण है, इसका जो वाहक है, इसका वाहक सीसी फ्लाई होती है। कौन सी फ्लाई? सीसी फ्लाई एक मक्खी होती है। जब ये सीसी फ्लाई किसी व्यक्ति को काटती है तो उसकी लार्व ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस होता है। और ये जब ब्लड में पहुंच जाता है मक्खी के काटने के बाद तो अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति बहुत सोता है, हमेशा सोता है, सोता ही रहता है। और दूसरा उदाहरण इसका है लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी। ये दूसरा एग्जाम्पल है यूफ्लाजेलेटा का। बता दो कि मद्रास के वैज्ञानिक लीशमान ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक लीशमान और मद्रास के वैज्ञानिक डोनोवान, इन दोनों ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसको लीशमानिया डोनोवानी कहते हैं। इससे जो रोग होता है इसको काला अजार कहते हैं, काला अजार रोग होता है, जिसमें फीवर होता है, सिर दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है और फीवर के बाद शरीर की स्किन, शरीर की त्वचा काली पड़ जाती है, इसलिए इसको काला अजार कहते हैं। और काला अजार होता है लीशमानिया डोनोवानी से होता है। ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है, ठीक है। अब हम सिलिएटा की बात करेंगे और सिलिएटा की बात हम आपको कल करेंगे, यानी अगले पीरियड में हम सिलिएटा यानी प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का दूसरा वर्ग सिलिएटा की बात आपको बताएंगे। कब? अगले पीरियड में, अगला टर्म आएगा उसमें